सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 19 अक्टूबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अदन के समंदर में जहाज पर हमला, हुथीस बोले हमारा हाथ नहीं। अमेरिकन सबमरीन से ईरानी जहाज पर हमले की चर्चा तेज, ईरान ने दिया जवाब। मिस्र ने ईरान के लिए थामा सुलह का झंडा, ईरान, अमेरिका और IAEA के बीच शुरू की फोन डिप्लोमेसी। मिस्र बनेगा गजा का सरदार, तुर्की इंडोनेशिया देंगे साथ, अमन फोर्स के नाम पर अमेरिका चलेगा अपना दांव। नेतन्याहू का लालच आया सामने, सऊदी अरब और इंडोनेशिया से रिश्ते सुधारने की कोशिश। और लेबनान में इसराइल ने फिर की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह खामोश। शुरुआत करते हैं इस शो की। अदन के समंदर में कल शाम एक जहाज पर हमला हुआ, लेकिन यमन के हुथीस ने इसमें अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। कल रात हुथीस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा कि हमारी फौज का इस वाक़ये से, इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं, हमने कोई हमला नहीं किया है। ब्रिटिश मैरीटाइम एजेंसी UKMTO ने यमन के हैवर ज़िले के किनारे एक इंसिडेंट की रिपोर्ट कल शाम दी थी, जो हमने आपको कल रात के शो में दिखाई भी थी। लेकिन यमन ने कह दिया कि गजा सीज़फायर के बाद से हमने हमले रोक दिए हैं। अब इसराइल या कहीं और जाने वाले कोई भी जहाज हमारा निशाना नहीं बनेंगे, हम किसी पे हमला नहीं कर रहे हैं। यानी मामला कुछ और है। समंदर में धमाका हुआ ज़रूर, मगर दाग किसी और के नाम लगा। फिलहाल ये हमला किसने किया, ये पता लगाया जाना अभी बाकी है। हाँ, इस जहाज़ के बारे में जो मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कि ये धूं धूं कर जल रहा है, सुलग रहा है और ये जहाज़ डूब सकता है। बढ़ते आगे। झूठ की लहर उठी, सच ने किनारे लगा दिया। ईरान का नहीं था जहाज़, मेहर न्यूज़ एजेंसी ने बता दिया। क्या शायरी चल रही है। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने ये बताया है कि जिस जहाज़ पर अमेरिकन पनडुब्बियों ने अमेरिकन सबमरीन के हमले की खबर फैलाई गई थी, उसका ईरान की शिपिंग लाइन IRISL से कोई ताल्लुक नहीं है। सैटरडे की रात, हफ्ते की रात, कुछ विदेशी मीडिया हाउसेस ने ये दावा किया था कि अमेरिकन सबमरीन ने ईरानी LPG टैंकर को, यानी टैंकर जहाज़ को निशाना बनाया है। खबर बड़ी थी, लिहाजा आग की तरह फैल गई। ये खबर कई ईरानी चैनलों ने भी उठा ली और दिखा दी। लेकिन फिर मेहर न्यूज़ एजेंसी के रिपोर्टर ने ऑफिशियल सोर्सेज से ये तस्दीक की और बाद में साफ किया कि हमले का शिकार हुआ टैंकर जहाज़ ईरान से जुड़ा नहीं था, ईरान से कोई ताल्लुक नहीं था। दोस्तों, अगर ये टैंकर ईरान से जुड़ा हुआ होता तो अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ सकती थी। फिलहाल तो इस पूरे मामले की तहकीकात अब भी जारी है। काहिरा से तेहरान और वाशिंगटन तक फ़ोन डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। मिस्र ने ईरान के लिए सुलह की डोर संभाल ली है। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने जो रिपोर्ट कल रात शाया की, उसके मुताबिक मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बद्र अब्दुल अती ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी से टेलीफोन पर अहम बातचीत की है। मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर ने, मिस्र की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह बताया कि ये बातचीत 9 सितंबर को हुए काहिरा एग्रीमेंट के बाद इलाके में अमन, स्टेबिलिटी और तनाव कम करने की कोशिशों पर हुई है। बयान के मुताबिक दोनों पार्टीज़ ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान और अमेरिका के बीच फिर से बातचीत शुरू हो और एक न्यूक्लियर समझौते की राह खोजी जाए जो तमाम फरीकों, तमाम पार्टीज़ की मफादात का ख्याल रखें, किसी का घाटा ना हो और इलाकाई सिक्योरिटी को मजबूत भी करें। मिस्र ने कहा कि हम तमाम कोशिशों की निगरानी जारी रखेंगे और हर वो रास्ता अपनाएंगे जिससे सुलह और भरोसे की हवा बह सके। जाहिर है कि ईरान भी इस बात को मान रहा है कि मिस्र नहीं चाहता कि अमेरिका और IAEA मिलकर ईरान को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा दें। मिस्र की मंशा है कि मुस्लिम वर्ल्ड का एक अहम और दमदार मेंबर ईरान भी बिना पाबंदियों के तरक्की की राह पर आगे बढ़े। ईरान ने इन कोशिशों के लिए मिस्र का शुक्रिया अदा किया है। आई रिपीट, ईरान ने इन कोशिशों के लिए मिस्र का शुक्रिया अदा किया है। पता नहीं ईरान को समझ नहीं आ रहा है। जो कुछ 5% व्यूअर्स को समझ आ जाता है कि ये गद्दार है, वो गद्दार। ईरान की हुकूमत क्या धतूरा खाए बैठी जो उन्हें समझ नहीं आ रहा। उन समझदार लोगों से राय मशवरा करना चाहिए।
जो अपने कमरों में बैठे हुए सब जानते हैं। गजा में अमन फोर्स भेजने की तैयारी हो रही है। मिस्र सरदार बनेगा इस फोर्स का और तुर्की, इंडोनेशिया और अजरबैजान उसके फौजी सिपह सालार। गजा में अब जंग नहीं, अमन की फौज उतारने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मिस्र को इस नई ग्लोबल स्टेबलाइजेशन फोर्स का लीडर बनाया जा रहा है। खबर सुन लीजिए, पीछे से पूरा खेल अमेरिका और यूरोप चला रहे हैं। अहम खबर है, ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के मुताबिक इस फोर्स की अगुवाई मिस्र करेगा, जबकि तुर्की, इंडोनेशिया और अजरबैजान अपने सिपाही भेजेंगे। ये प्लान अमेरिका और यूरोपीय देशों के सपोर्ट से तैयार हो रहा है और इसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। 18 अक्टूबर को द गार्डियन में शाया हुई रिपोर्ट कहती है कि मिस्र से यह भी पूछा गया है कि क्या ये ऑपरेशन पूरी तरह यूनाइटेड नेशंस के तहत होना चाहिए या अलग फोर्स बनाई जाए। यूरोप और अमेरिका के सिपाही इस मिशन में ज़मीन पर शामिल नहीं होंगे, ये इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है। यानी वो गजा में नहीं जाएंगे, बस सलाहकार और ट्रेनर के तौर पर मदद देंगे ब्रिटिश और अमेरिकन फौजी या उनके अफसरान। ब्रिटेन ने पहले ही अपने मिलिट्री एडवाइज़र साउथ इजराइल में तैनात कर दिए हैं। अमेरिका से भी 200 फौजियों के इजराइल पहुंचने की खबर आ ही चुकी थी। इधर अमेरिका चाहता है कि गजा का ये मॉडल कुछ हैती में लगी फोर्स जैसा हो, यानी यूएन की छतरी का नाम हो मगर असली रिमोट कंट्रोल अमेरिका के हाथ में हो। ऐ तुम उधर जाओ, ये वाला सिस्टम वो चले जा रहे हैं। किंग कोई और होगा, किंग मेकर कोई और होगा। ब्रिटेन कह रहा है कि आखिरी मकसद आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का कायम होना है, जिसमें ईस्ट यरूशलम यानी अल-कुद्स और वेस्ट बैंक भी शामिल हों। मगर ज़मीन पर सवाल वही है, अमन किसके नाम पर और इख्तियार किसके हाथ में। असली पेच एक और है, हमास के हथियार कैसे रखवाए जाएं। ब्रिटेन ने नॉर्दर्न आयरलैंड वाला फॉर्मूला पेश किया है, जहां हथियार एक तीसरी न्यूट्रल पार्टी की निगरानी में रखे गए थे। बताया जा रहा है कि हमास पहले अपने भारी हथियार जैसे मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह सौंप सकता है। बाकी छोटे हथियार जैसे बंदूक वगैरह होती है या पिस्टल्स, इस पर बाद में बात होगी। हालांकि कल ही हमास ने यह बयान दिया था कि वो अपने हथियार नहीं डालेगा। फिलहाल इस ताज़ा डेवलपमेंट में एक पुराना नाम फिर से सामने आ रहा है, टोनी ब्लेयर। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में ब्लेयर को जगह मिलने वाली है, साबिक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर को, जो 15 फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के साथ गजा की तामीर पर नजर रखिएगा। कौन? ये बोर्ड ऑफ पीस, इसी में ब्लेयर को जगह मिलने वाली है। ब्लेयर जिसने 2003 की इराक जंग में अमेरिका का साथ दिया था, वो जंग जो सद्दाम हुसैन के ऊपर झूठे इल्ज़ाम डालकर थोपी गई थी, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कद्दू कुछ नहीं मिला, उसमें ये मेन आदमी था टोनी ब्लेयर बुश के साथ। अब इराक के नए प्राइम मिनिस्टर अल सुडानी का दोस्त कहलाता है ये टोनी ब्लेयर। सुडानी का कहना है कि हम ब्लेयर के इस मिशन में गजा वाले में मदद करेंगे, यानी इराक भी गजा में अपने हिस्से का खेल करेगा। कौन कौन आ रहा है देख रहे हैं, लेकिन लोग तो चाहिए होंगे, गजा तबाह है तो खड़ा तो कोई करेगा। दोस्तों, नवंबर के दूसरे हफ्ते में कायरा में एक बड़ी गजा रिकंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस होगी, जहां गल्फ और प्राइवेट इन्वेस्टर्स दोनों को साथ लाकर करीब 67 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाने की कोशिश होगी। यानी तस्वीर साफ है, गजा का नक्शा बदलेगा मगर कंट्रोल रहेगा ट्रंप और उनके साथियों के हाथों में। कहीं ये वेस्ट का ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा प्लान तो साबित नहीं होगा। मुझे बार बार इस चीज़ को लेकर डर लगता है। आप क्या कहते हैं, कमेंट में बताइएगा। इलेक्शन से पहले बेंजामिन नेतन्याहू की नज़र सऊदी अरब और इंडोनेशिया पर जाकर टिक गई है। इसराइल का वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू दो बड़े इस्लामी मुल्कों सऊदी अरब और इंडोनेशिया से रिश्ते नॉर्मल करने की कोशिश में है। उसका मकसद साफ है, जून 2026 में वक्त से पहले होने वाले इलेक्शन से पहले अपनी सियासी पकड़ को मजबूत कर लेना। ये रिश्ते इन दोनों से सही कर लिए तो बताने के लिए कुछ होगा। नेतन्याहू ये चाहता है कि अगर दोनों नहीं तो कम से कम एक मुल्क से तो समझौता ज़रूर हो जाए, ताकि इलेक्शन में वो अमन का सौदागर बनकर उतर सके, जिसने जंग में 68,000 लोग। सऊदी अरब
जो अरब और मुस्लिम दुनिया में भारी असर रखता है वो पहले ही साफ कर चुका है कि फ़लस्तीन के एक आज़ाद रियासत बने बिना इसराइल से ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, कोई नॉर्मलाइजेशन, कोई अब्राहम अकॉर्ड वकॉर्ड नहीं होगा। इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अब्राहम अकॉर्ड्स की तर्ज पर नए मुल्कों को इसराइल से जोड़ने की उम्मीद जताई है। ट्रंप कुछ भी कह सकते हैं। साल 2020 में ट्रंप ने यूएई और बहरीन से इसराइल के रिश्ते बहाल कराए थे। बाद में मोरक्को और सूडान भी शामिल हो गए थे। यूएई के साथ कतर पे हमले जो हुए इसराइल के, उसके बाद वो खटाई में पड़ते नजर आ रहे थे रिश्ते। खैर, उधर इंडोनेशिया रिपोर्टेडली तभी आगे बढ़ेगा जब इसराइल उसकी ओईसीडी में मेंबरशिप की राह से अड़चन हटाएगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया गजा से फ़लस्तीनियों की जबरन निकासी पर इसराइल से बातचीत में भी शामिल रहा है। क्या ठीक है, हमारे यहाँ बसा देना, ऐसा आया थी बात सामने। हाल ही में इंडोनेशियाई सदर प्रबोवो सुबियांतो ने कहा था कि हमें आज़ाद फ़लस्तीन चाहिए, लेकिन इसराइल की हिफाजत की गारंटी भी देनी होगी। ये बात उन्होंने यूएन के पोडियम से कही थी। उन्होंने कहा था कि जब दोनों की हिफाजत होगी तभी असली अमन मुमकिन है, ऐसा अमन जिसमें न नफ़रत हो न शक। दोस्तों, चोट सीधी है। नेतन्याहू के नए मोर्चे में नाम बस अमन का है, मगर नीयत सिर्फ सियासी फ़ायदा कमाने की है। और जब नीयत फ़ायदे की हो तो नुकसान का चांस हमेशा बना रहता है। कुछ खबरें यहाँ से। अमेरिका के जो स्पेशल एनवॉय हैं डोनाल्ड ट्रंप के भेजे हुए मिडिल ईस्ट में, स्टीव विटकॉफ, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि इसराइल ने हमें धोखा दे दिया। इसराइल ने हमारे साथ गद्दारी कर दी। कब? जब इसराइल ने कतर पर हमला किया। और उनके साथ इस इंटरव्यू में जैरेड कुशनर, जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, दोनों मौजूद थे। बोले, हम लोग बातचीत कर रहे थे गजा में अमन करवाने की, सीज़फायर करवाने की, और इसी बीच कतर पर हमला कर दिया, जो मिडिल ईस्ट में हमारे सबसे बड़े पार्टनर्स में से एक है। वो कतर जहां हमारा एयर बेस है, वहां पर इसराइल ने मिसाइलें दाग दी। हमें ऐसा लगा कि यार ये बंदा हमसे कह रहा था कि चलिए चलिए अमन करवाइए, और हमें धोखा दे दिया इसने हमला करके। लेकिन इसके बाद भी क्या, सब इसराइल के हक में बिछे हुए हैं। अल जज़ीरा ने एक हेडलाइन दी कल, पैलेस्टीनियन डिटेनी रिलीज हाउ टॉर्चर इन इसराइली प्रिजन मेड हिम ब्लाइंड। मैंने इस पूरी स्टोरी को पढ़ा अल जज़ीरा की। ये अभी अभी आज़ाद हुआ एक डिटेनी है जो 2 साल तक इसराइली जेलों में बंद रहा, महमूद अबू फाउल। ये बताते हैं कि मुझे रोज़ पीटा गया, गालियाँ दी गई, मारा गया, बहुत घंटों तक मारा गया। मैं चोटों को सहता रहा। फिर एक दिन मेरे सर पर एक डंडा मारा गया, और फिर मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। जब मेरी आँखें खुली तो मैं देख नहीं पा रहा था, मुझे दिखाई देना बंद हो चुका था। मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे इलाज चाहिए। फिर भी उन्होंने मेरा इलाज नहीं कराया। मेरी आंखों से बस आंसू बहते रहते थे, रुकते ही नहीं थे, क्योंकि मेरी आंखों में कुछ हो चुका था। लेकिन उन्होंने मेरा इलाज नहीं कराया। ये 2015 में भी, जिन भक्तों को ये नहीं पता है कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले भी क्या होता था, 2015 में इसराइल की बमबारी में ये अपना पैर एक गंवा चुके थे, अब ये आंखें गंवा चुके हैं। अभी जब ये 2000 कैदी रिलीज़ हुए हैं सीज़ फायर के बाद अक्टूबर में, तब उसमें ये रिलीज़ किए गए, तो अब ये देख नहीं सकते। इन्होंने कहा, मैंने नॉर्थ गज़ा के बारे में, अपने घर के बारे में सुना था कि बहुत तबाही हुई है। जब माँ मिली तो पता चला तबाही उससे भी ज़्यादा है जितनी मैंने सुनी थी। माँ जब आई तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मेरे लिए यही पूरी दुनिया है कि मैं अपनी माँ की आवाज़ सुन सकता हूँ। अब उन्हें देख नहीं सकता तो क्या हुआ। ये कहानियाँ हैं। गज़ा के बच्चे फिर से स्कूल जा रहे हैं, और जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया उन्होंने कहा है कि 2 साल के बाद मेरे बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे हैं। उन्हें स्कूल जाते हुए देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। वो ज़िंदा हैं, वो अपने मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं। और गज़ा में लगातार खुदाई चल रही है, होस्टेजेस को ढूंढा जा रहा है, मट्टियाँ निकाली जा रही हैं। कल रात भी 2 होस्टेजेस इसराइल को सौंपे जाने की खबर है। लेकिन इसी मलबे से लगातार फ़लस्तीनियों के भी बॉडीज़ मिल रही हैं, और जो है मलबा फ़लस्तीनियों का कब्रगाह बन चुका है। अल-मायदी ने भी लिखा, फ्रॉम रबल टू ग्रेवयार्ड्स, मतलब मलबे से कब्रिस्तान तक। ये जो गज़ा की कहानी है, गज़ा में लगातार शहीदों की जो तलाश जारी है, उसमें तादाद लगातार रोज़ बढ़ रही है, और लोग ज़िंदा भी मर जा रहे हैं। कल ही 11 लोग जो है वो शहीद हुए। कुछ लोग पहले के हमलों में जो चोट खाए हुए थे, वो अपनी इलाज ना मिल पाने से अब दम तोड़ रहे हैं। लेबनान में इसराइल ने फिर से एयर स्ट्राइक की है, और इस एयर स्ट्राइक में एक शख्स मारा गया है। बताया गया है कि ये हमला कफ्र
दुनीन देर किफा रोड पर हुआ, जहां पर एक मशीन से एक्सकेवेटर से खुदाई का काम चल रहा था। उस पर 2 मिसाइल मारी गई, उस मशीन को उड़ा दिया गया और उसमें एक शख्स मारा गया। जाहिर सी बात है वो ऑपरेटर होगा या आसपास खड़ा हुआ। और इससे ये पता चलता है कि इसराइल नहीं चाहता कि किसी भी किस्म की कोई तामीर अब साउथ लेबनान में हो, वो साउथ लेबनान खाली चाहता है। मोरक्को में जेंजी का प्रोटेस्ट जो है, एहतजाज फिर ज़ोर पकड़ रहा है। करप्शन के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम और ख़ास तौर से नौजवान सड़कों पर हैं। ये कई हफ्तों से चल रहा है और अब इसने एक ब्रेक के बाद फिर से ज़ोर पकड़ा है। जाहिर सी बात है कि मोरक्को की हुकूमत अब इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। ये जो प्रोटेस्ट है इस बात को लेकर भी है कि हमारे मुल्क में गरीबी है, हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है। इसके बावजूद साल 2030 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए तुम महंगे महंगे स्टेडियम बना रहे हो, नई नई चीज़ें ला रहे हो। ये सब नहीं चलेगा। कल जब हमारे यहाँ देर रात हो चुकी थी, अमेरिका में दिन था, तो नो किंग्स प्रोटेस्ट चल रहा था। उसमें क्या तस्वीरें थी ये आप देख रहे होंगे। मतलब लाखों लोगों की भीड़ जुड़ी। 50 स्टेट्स जो हैं यूएस की, वहाँ 2500 से 2600 जगह ये प्रोटेस्ट हुआ और हर जगह हज़ारों से लाखों में भीड़ थी। जो आप देख रहे हैं वो वाशिंगटन डीसी का नज़ारा है। और लिंकन स्क्वायर का भी जो है, अगर आप देखेंगे वीडियो तो नहीं, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इस स्क्रीनशॉट में आपको मक्खी के छत्ते की जगह लोग दिखाई दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कितने लोग डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरे हैं, जो ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी स्टेट हुकूमत की बात को नहीं सुन रहे, सिर्फ अपनी मर्जियाँ और अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सब कुछ ऐसे थोप देना चाहते हैं जैसे वो किंग हैं। और इसीलिए ये नो किंग्स इन अमेरिका प्रोटेस्ट उनके ख़िलाफ़ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।